नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस पर। दोस्तों, आज के महत्वपूर्ण वीडियो में आज हम कवर करेंगे आधुनिक इतिहास के अंदर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947 तक हम पढ़े 1885 से 1947 तक हम पढ़ने वाले हैं। जैसे कि 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसके बाद 1905, 1906, 1907, 1909 ऐसे करते करते हम 1947 तक पढ़ेंगे। जब तक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947 तक चलता है, इसमें 3 चरण चलते हैं। पहला उदारवादी चरण चलता है जो 1885 से 1905 तक चलता है। फिर 1905 से 1919 तक चलता है उग्रवादी चरण। फिर 1919 से 1947 तक चलता है गांधीवादी चरण। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, वीडियो को अंत तक देखिएगा। इससे जुड़े कोई भी अगर आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो इस वीडियो में आप देख लीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कांग्रेस की स्थापना, इसके जो संस्थापक थे वो ए.ओ. ह्यूम थे जो कि स्कॉटलैंड के निवासी थे। इसका जो स्थापना हुआ ये 28 दिसंबर 1885 को हुआ। बम्बई ग्वालियर टैंक गोकुलदास तेजपाल सांस्कृतिक विद्यालय में इसका स्थापना किया गया। प्रारंभिक नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। दादा भाई नौरोजी के सुझाव पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। इसके जो प्रथम अध्यक्ष बने वो रमेश चंद्र बनर्जी बने। इसके जो सचिव बने वो ए.ओ. ह्यूम बने। इसके जो वायसराय थे वो लॉर्ड डफरिन थे। इसमें कुल 72 सदस्य थे। पहला, इसमें सबसे ज्यादा सदस्य पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे ज्यादा सदस्य कहाँ से बने थे, तो ये मुंबई से बने थे, क्योंकि जो इसका स्थापना हुआ था ये मुंबई में ही हुआ था। और मुंबई में कुल 38 लोग बने थे। मद्रास से कुल 21 लोग बने थे। अवध से 7, बंगाल से 3 और पंजाब से 3 बने थे। स्थापना का कारण क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना राष्ट्रवाद का परिणाम है। भारत अंग्रेजों का उपनिवेश था। भारत से धन बाहर ले जाया जा रहा था। चीजों पर टैक्स लगाकर आर्थिक शोषण हो रहा था। नीतियों में भारतीयों से भेदभाव हो रहा था। प्रशासन में भारतीयों की हिस्सेदारी में कमी थी। सभी कारणों से भारतीय जनता यहाँ पे असंतुष्ट थी, जो राष्ट्रवाद को जन्म। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यहाँ पे अंग्रेजों की बुराई नीतियों के खिलाफ राष्ट्रवाद तेजी से बढ़ने लगा। क्षेत्रीय स्तर के राष्ट्रवादी नेताओं द्वारा अनेक संगठन की स्थापना हुई, लेकिन इनका कार्य क्षेत्र अपने ही क्षेत्र तक सीमित रहा। एक बड़े संगठन की जरूरत थी जो सभी को एकजुट करके सभी में यहाँ पे अंग्रेज और भारतीयों के बीच में मेल बना रहे। अंग्रेजों के लिए काम कर रहे एक सेवा निर्मित सिविल सेवक ए.ओ. ह्यूम द्वारा एक संगठन की स्थापना की गई जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से जाना गया। इसमें कार्य क्या था? देश में प्रमुख समस्याओं पर विचार विमर्श करना तथा निर्णय करना कि आगे क्या कदम उठाना चाहिए। 1905 तक कांग्रेस अपनी मांगों को याचना प्रार्थना पत्र द्वारा अपनी मांगों को पहुंचाते थे, जो नरमपंथी दल के नेता थे। जैसे जैसे लोगों का समूह कांग्रेस अधिवेशन में जुटते रहे, नए नए विचारों जैसे गर्मपंथी क्रांतिकारियों का जन्म हुआ, जो अंग्रेजी सत्ता से अपनी मांगों को लड़कर पूरा करना चाहते थे, जिसको लेकर कांग्रेस 2 भागों में बट गया। इसमें यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, 1885 में एक अधिवेशन होता है। प्रथम अधिवेशन पुणे में आयोजित था, लेकिन पुणे में प्लेग फैल जाने के कारण यह अधिवेशन मुंबई में आयोजित हुआ। यहाँ पे बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि कहाँ कहाँ अधिवेशन हुआ, तो देखिए 1885 में पहला अवधि बम्बई में किया गया और इसके जो अध्यक्ष बने वो डब्ल्यू.सी. बनर्जी बने। 1886 में सेकंड अधिवेशन हुआ, ये कोलकाता में हुआ। इसके जो अध्यक्ष बने ये दादा भाई नौरोजी बने। तीसरा जो अधिवेशन हुआ ये 1887 में हुआ। इसके जो यहाँ पे ये थर्ड अवधि हुआ ये मद्रास में हुआ और इसके जो अध्यक्ष बने ये बदरुद्दीन तैयब जी बने। उसके बाद 1888 में हुआ चौथा अधिवेशन जो इलाहाबाद में हुआ और इसके जो अध्यक्ष बने ये जॉर्ज यूले बने। अब यहाँ पे ये भी पूछा जाता है कि सबसे अधिक बार कहाँ पे बना, तो सबसे अधिक बार 10 बार कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। यहाँ पे देख सकते हैं, इस फिगर के माध्यम से आप समझ सकते हैं। और ये भी पूछा जाता है कि एकमात्र पूर्वोत्तर राज्य में
कहाँ पे किया गया, तो ये गुवाहाटी में किया गया। गुवाहाटी आजकल आसाम में है और ये हर बार पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। और ये भी पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा 2 कंट्री है आज के समय में जिसमें भारतीय अधिवेशन किया गया था, तो कराची और लाहौर में किया गया था, जो आज पाकिस्तान में है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप को। तो ये 3 चरणों में बटा हुआ है। पहला उदारवादी चरण आता है, फिर उग्रवादी चरण आता है, फिर गांधीवादी चरण आता है। उदारवादी चरण 1885 से 1905 तक चलता है। उग्रवादी चरण 1905 से 1919 तक चलता है। गांधीवादी चरण 1919 से 1947 तक चलता है। यहाँ पे उदारवादी चरण में फिरोज शाह मेहता आते हैं, बदरुद्दीन तैयब जी आते हैं, दादा भाई नौरोजी आते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले आते हैं, रास बिहारी घोष आते हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी आते हैं और WC बनर्जी आते हैं और AO ह्यूम आते हैं। सबसे ज्यादा यहाँ पे कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उग्रवादी चरण से पूछा जाता है, उग्रवादी नेताओं से पूछा जाता है। उदारवादी नेता यानी होता है जो नरम दल के हैं और उग्रवादी यानी होता है जो गरम दल के हैं। अब यहाँ पे उदारवादी चरण में जो नेता थे यह अपनी मांगों को याचना पत्र मांग पर पत्र प्रार्थना पत्र के द्वारा करते थे। उग्रवादी चरण के जो नेता थे इसमें जो प्रमुख नेता आते थे वो लाला लाजपत राय आते थे, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, रास बिहारी घोष और अरविंद घोष। यह अपनी मांग पूरा करने हेतु भारी आंदोलन, बहिष्कार, हड़ताल, प्रदर्शन, जुलूस का सहारा लेते थे। और यहाँ पे गांधीवादी चरण में 1919 से 1947 तक चलता है। इसमें जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी आते थे। इसमें सत्य अहिंसा सत्याग्रह पर आधारित था और यहाँ पे ये अपनी मांगों को पूरा करते थे। अब यहाँ पे प्रमुख उदारवादी नेता यानी नरमपंथी दल के जो नेता थे उनके बारे में हम थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ दिया जाता है। जैसे रास बिहारी घोष, ये कोलकाता हाई कोर्ट में वकील थे। 1907 के कोलकाता अधिवेशन में अध्यक्ष बने। 1908 में मद्रास अधिवेशन में अध्यक्ष रहे। फिर सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये सिविल सेवा में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे जो 1817 में सिविल सेवा में चुने गए। ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। प्रश्न ऐसा रहेगा कि बताइए सिविल सेवा में चुने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे जो कि 1817 में चुने गए थे। अब यहाँ पे 1879 में इंडिया एसोसिएशन की स्थापना इन्होंने की और 1895 और 1902 में कांग्रेस की अध्यक्षता की। AO ह्यूम, इनका पूरा नाम AO ह्यूम था। ये निवास के थे, स्कॉटलैंड के निवासी थे और ये सेवानिवृत्त ब्रिटिश सिविल सेवक थे। ये 1849 में नियुक्त हुए थे और 1882 में रिटायर हुए थे। इनका पत्रिका जनता के ये मित्र थे। हर्मिट ऑफ शिमला यानी शिमला में बसने के कारण इनको हर्मिट ऑफ शिमला कहा गया। ये 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किए और ये पक्षी विज्ञान के जनक बने और 1906 तक कांग्रेस के सचिव। अब यहाँ पे प्रमुख उदारवादी नेता यानी नरमपंथी नेता देख लेते हैं। इसमें जो प्रमुख आते हैं वो गोपाल कृष्ण गोखले आते हैं। महाराष्ट्र के सुकरात इन्हें कहा जाता है। गांधी जी के राजनीतिक गुरु, ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। प्रश्न ऐसा रहेगा कि बताइए गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन है, तो ये गोपाल कृष्ण गोखले। 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता इन्होंने किया बनारस से और यहाँ पे 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की इन्होंने स्थापना की। उसके बाद दादा भाई नौरोजी, इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ये 1860 में इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने। पहला अध्यक्ष 1886 में कोलकाता में, फिर दूसरा अध्यक्ष 1853 में लाहौर में, मतलब 1893 में लाहौर में, फिर 1906 में कोलकाता में जो पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग इन्होंने किया। उसके बाद 1892 में लिम्बर पार्टी की टिकट से ब्रिटिश हाउस ऑफ यहाँ पे चुने जाने वाले पहले भारतीय ये बने। उसके बाद धन के यहाँ पे इनका जो पुस्तक था वो पॉवर्टी एंड अनब्रिस्ड रूल इन इंडिया का था। इसको याद रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद प्रमुख उग्रवादी नेता यानी गरमपंथी नेता कौन है, तो इसमें सबसे पहला नाम आता है लाला लाजपत राय का। इनको उपाधि दिया गया पंजाब केसरी और शेरे
पंजाब। इनका जो पुस्तक था वो अनहैप्पी इंडिया के नाम से इन्होंने पुस्तक लिखा और 1920 में कांग्रेस अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की। फिर साइमन कमीशन के विरोध में 17 नवंबर 1928 को इनका मृत्यु हुआ। फिर अरविंद घोष, ये पत्रिका थे युंगनार के और ये साप्ताहिक पत्रिका यहाँ पे ये पत्रिका करते थे। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक आते हैं, इनको उपाधि मिला लोकमान्य का। ये वैलेंटाइन सिरोल से इन्हें भारतीय असंतोष का जनक कहा गया। समाचार पत्र इनका मराठा अंग्रेजी केसरी मराठा आरंभ किया और 1916 में होम रूल की इन्होंने स्थापना की। उसके बाद गणपति उत्सव इन्होंने 1893 में किया। फिर शिवाजी उत्सव 1895 में शुरुआत किया। फिर मांडले जेल वर्मा में गीता रहस्य पुस्तक लिखा। फिर इनका कथन था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये कथन किसका था? तो बाल गंगाधर तिलक का था। ये याद रखिएगा, हर बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। अब यहाँ पे बंगाल विभाजन यहाँ से स्टार्ट होता है। तो तत्कालीन बंगाल जो था इसमें पश्चिम बंगाल आते थे, बिहार आते थे, उड़ीसा आते थे, झारखंड आते थे, बांग्लादेश आते थे और आसाम आते थे। इसमें तत्कालीन बंगाल उस समय का सबसे बड़ा और शक्तिशाली राज्य था। सबसे ज्यादा क्रांतिकारी नेता वहीं से थे जो अंग्रेजी नीतियों का बंगाल राष्ट्रवाद का गढ़ था, क्योंकि बंगाल से ही धार्मिक और सामाजिक सुधार प्रारंभ हुआ। जैसे राजा राम मोहन राय, लाला लाजपत राय, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। अब यहाँ पे बंगाल विभाजन किया जाता है। 3 अक्टूबर 1903 को बंगाल विभाजन यानी विभाजन का प्रस्ताव रखा गया ब्रिटिश संसद में। फिर 19 जुलाई 1905 को विभाजन का प्रस्ताव लोगों के समक्ष रखा गया। फिर 20 जुलाई 1905 को समाचार पत्रों में विभाजन की घोषणा प्रकाशित हुई। फिर 7 अगस्त 1905 को विभाजन का विरोध प्रारंभ हुआ। फिर स्वदेशी आंदोलन इसी को कहा गया। फिर 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन लागू हुआ। अब यहाँ पे बंगाल विभाजन 2 भागों में कर दिया गया। पहला पूर्वी बंगाल और दूसरा पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल में आते थे आसाम और पश्चिम बंगाल में आते थे बंगाल, बिहार, उड़ीसा। पूर्वी बंगाल ये मुस्लिम बहुलीय क्षेत्र थे और पश्चिमी बंगाल में हिंदू जनसंख्या बहुलीय क्षेत्र थे। पूर्वी बंगाल का जो राजधानी था वो ढाका था और पश्चिमी बंगाल का जो राजधानी था वो कोलकाता था। यहाँ पे पूर्वी बंगाल में लेफ्टिनेंट गवर्नर जो उस समय के थे वो बलूमफील्ड फुलर थे और पश्चिमी बंगाल के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो ये थे। यहाँ से प्रश्न बनता है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब यहाँ पे लॉर्ड कर्जन यहाँ पे बयान किया गया लॉर्ड कर्जन के द्वारा, मेरे इस बंटवारे से मुसलमानों को वे सारी सुविधाएं मिलेगी जो उन्हें मुगल काल में भी नहीं मिला। ये किसके द्वारा बयान दिया गया? तो ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा दिया गया। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, याद रखिएगा। दूसरा जो पश्चिमी बंगाल का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था उसके द्वारा कहा गया कि हिंदू और मुसलमान अंग्रेजी सरकार की 2 पंथियां हैं जिसमें मुसलमान अधिक प्रिय हैं। अब यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत यहीं से आप लोगों का विद्रोह स्टार्ट होता है। सबसे पहले स्वदेशी आंदोलन होता है। विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 को किया जाता है। बंगाल का यहाँ पे विभाजन जो स्वदेशी आंदोलन किया जाता है, विभाजन का विरोध 7 अगस्त 1905 को किया जाता है। यही विरोध स्वदेशी आंदोलन कहलाया है। इसका जो स्थान था वो कोलकाता टाउन हॉल था। इसके 2 अध्यक्ष बने, वो मनीन चंद्र नंदी बने जो कासिम बाजार के महाराजा थे और एक जनसभा 60 के से 70 के लोग का आयोजन हुआ और यहाँ से विद्रोह प्रारंभ हुआ। अब यहाँ पे बता दें स्वदेशी को अपनाने और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया इस आंदोलन में। इसमें कृष्ण कुमार मित्र के सुझाव पे ये किया गया था और इसमें कहा गया नारा था वंदे मातरम का। लेकिन यहाँ पे 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन लागू हो गया और जिसके कारण आंदोलन और तेज हो गया और विदेशी वस्तुओं का यहाँ पे होली जलाया गया। ये जो किया गया था ये स्वदेशी आंदोलन के द्वारा किया गया था और विभाजन लागू होने के बाद घटित घटनाएं भी हुआ। जैसे 16 अक्टूबर को राखी दिवस मनाया गया जो रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पे एकता दिखाने के लिए पूर्वी और पश्चिमी बंगाल के लोगों ने एक दूसरे की कलाई पर राखी बांधी और यही आज पूरे भारत में मनाया जाता है। इसको पहली बार जो मनाया गया था ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाया गया और 16 अक्टूबर को शोक दिवस भी मनाया गया था।
और ये यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि स्वदेशी को अपनाने और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, तो ये किसके सुझाव पे किया गया था? तो ये कृष्ण कुमार मित्र के सुझाव पे किया गया। इसमें एक ही नारा था, वंदे मातरम, और ये वह बहिष्कार तब तक किया जाएगा जब तक अंग्रेजी सरकार बंगाल विभाजन की घोषणा को वापस नहीं लेती है। अब यहाँ पे कांग्रेस अधिवेशन 1905 में किया गया। इसके जो स्थान थे, ये सबसे पहले बनारस में किया गया। इसके जो अध्यक्षता जो इसने किया, ये गोपाल कृष्ण गोखले किए, और ये नरमपंथी नेता थे। और इसमें प्रस्ताव था कि बहिष्कार प्रस्ताव पारित। नरमपंथी के अध्यक्षता के कारण स्वदेशी आंदोलन में बोलबाला नरमपंथी का रहा। और यहाँ पे प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन पर कांग्रेस द्वारा स्वागत करने पर गरमपंथी नेता नाराज हुए। और यहाँ पे 1906 कोलकाता अधिवेशन में नरमपंथियों की इच्छा गरमपंथी अध्यक्ष बने, जैसे तिलक, उसके बाद लाला लाजपत राय। और नरमपंथियों नेताओं की इच्छा थी कि नरमपंथी के जो अध्यक्ष बने, जैसे रास बिहारी घोष। अब यहाँ पे ताकि वे बहिष्कार आंदोलन को अपने अनुसार चला सके, जिसको लेकर दोनों में मतभेद शुरू हुआ। और अतः सभी की सहमति से दादा भाई नौरोजी को जो बुजुर्ग अध्यक्ष बनाया गया। दादा भाई नौरोजी उस समय बुजुर्ग थे, और इन्हीं को अध्यक्ष बनाया गया। नरमपंथी और गरमपंथी दोनों का यहाँ पे लिया गया समर्थन। अब यहाँ पे कांग्रेस अधिवेशन 1906 में फिर हुआ। इसके जो अध्यक्ष बने, ये दादा भाई नौरोजी बने। इसका जो स्थान था वो कलकत्ता में था। और ये नरमपंथी से आंदोलन में नरमपंथियों का बोलबाला रहा। इसमें प्रस्ताव पारित किया गया, स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, स्वराज पहली बार। जो लोग कांग्रेस से संतुष्ट नहीं थे, उन लोगों ने एक अलग पार्टी बना ली, जिसको हम मुस्लिम लीग कहते हैं। और इसमें निर्णय लिया गया कि अगला अधिवेशन 1907 नागपुर में होगा। इसके जो अध्यक्ष बनेंगे वो तिलक बनेंगे, और ये गरम दल बनेंगे, यानी गरम दल के थे तिलक। फिरोज शाह मेहता द्वारा 1907 के अधिवेशन को नागपुर से हटाकर सूरत कर दिया, ताकि नरमपंथी नेता रास बिहारी घोष अध्यक्षता करे। अब यहाँ पे कांग्रेस अधिवेशन 1907 में किया गया। इसका जो स्थान था ये सूरत में था। इसके जो अध्यक्ष बने वो रास बिहारी घोष बने, जो नरमपंथी नेता थे। इसमें महत्वपूर्ण घटना किया गया, कांग्रेस का विभाजन, सूरत फूट। इसमें नरम दल और गरम दल थे। विभाजन का कारण अध्यक्ष पद था। यहाँ पे नरम दल और गरम दल में यही मतभेद था कि ये लोग खुद अध्यक्ष बनना चाहते थे, कि कोई समर्थन करते थे नरम दल का, तो कोई करते थे गरम दल का। तो यहाँ पे विभाजन का यही कारण था, अध्यक्ष पद। अब यहाँ पे प्रस्ताव किया गया, बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया। इसमें नरमपंथी दल आंदोलन केवल बंगाल तक सीमित हो, बहिष्कार केवल विदेशी वस्तुओं का हो, ये नरम दल का था। और गरम दल का कहना था कि आंदोलन संपूर्ण भारत में हो, बहिष्कार वस्तु और सरकार सेवाएं, स्कूल, नौकरी, शिक्षा का भी हो। ये बहिष्कार किया गया गरमपंथी दल के द्वारा, और नरमपंथी दल के द्वारा ये किया गया। अब 1905-1906 से शुरू हुआ यह मतभेद इतना हो गया कि 1907 में मारा पीटी पर उतर हो गया, यानी नरमपंथी और गरमपंथी में मारपीट हो गया। और 1907 में कांग्रेस के भीतर घटित इस घटना को एनी बेसेंट ने काला दिवस कहा। ये प्रश्न पूछा जाता है कि 1907 में कांग्रेस के भीतर कौन सी ऐसी महिला थी जो इसको काला दिवस कहा, तो ये एनी बेसेंट थी। और ये इसमें इसलिए कहा गया कि 1905 और 1906 से जो शुरू हुआ मतभेद, उसमें 1907 में दोनों के बीच में मतभेद इतना ज्यादा हुआ कि मारपीट पे सब लोग उतर गए। अब यहाँ पे स्वदेशी आंदोलन का विस्तार और नेतृत्व करता थे महाराष्ट्र, पुणे में बाल गंगाधर तिलक थे, दिल्ली में सैयद हैदर राजा थे, मद्रास में यहाँ पे पिल्ले थे, और पंजाब में अजीत सिंह थे। अब यहाँ पे कांग्रेस का विघटन हुआ 1907 में। कांग्रेस के 1907 के सूरत अधिवेशन में उदारवादी रास बिहारी घोष को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन गरमपंथी लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। रास बिहारी घोष अध्यक्ष बनने में सफल हुए, और इस अधिवेशन में 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में पास करवाए गए 4 प्रस्तावों, जैसे स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा एवं स्वशासन को लेकर विवाद गहरा गया। और
गरमपंथी एवं उदारवादियों के बीच संघर्ष के कारण अतः कांग्रेस में विभाजन हो गया, जो कि होता है आप लोगों का गरमपंथी और नरमपंथी। अब यहाँ पे मुस्लिम लीग की स्थापना हुई 1906 में। बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक विशिष्ट मंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिला और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की घोषणा 30 दिसंबर 1906 को नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में ढाका में आयोजित एक बैठक में की गई। इसके जो प्रथम अध्यक्ष बने वो नवाब वकार उल मुल्क मुस्तफा हुसैन थे और 1908 में अमृतसर में आयोजित मुस्लिम लीग की बैठक में अध्यक्ष सर सैयद इमाम बने और मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की मांग की गई, जिसकी पूर्ति 1909 के मार्लो मिंटो सुधार द्वारा की गई। अब यहाँ पे मार्लो मिंटो सुधार 1909 में किया गया। यह 15 नवंबर 1909 को राजकीय अनुमोदन के बाद भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के नाम से लागू हुआ। इस मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा प्रदान की। दिल्ली दरबार 1911 में होता है। दिल्ली दरबार का आयोजन दिसंबर 1911 में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम एवं महारानी विलियम मेरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु किया गया और यहाँ पे अरुणडेल कमेटी की सिफारिश पर बंगाल का विभाजन 12 दिसंबर 1911 को रद्द कर दिया गया और कोलकाता की जगह दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया। अप्रैल 1912 को दिल्ली भारत की नई राजधानी बनी और बंगाल विभाजन रद्द होने से बिहार और उड़ीसा बंगाल से अलग हो गए और आसाम पूर्ण 1874 की स्थिति में आ गया। अब आसाम में सिलाहट भी अब यहाँ पे इसी के दौरान प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो जाता है 1914 में। अब यहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ, जिसमें एक तरफ इटली में यहाँ पे जिसमें एक तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी और तुर्की थे तथा दूसरी ओर फ्रांस, रूस, इंग्लैंड, इटली और जापान थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस विश्व युद्ध में ब्रिटिश साम्राज्य का समर्थन किया और गांधी जी ने लंदन में एम्बुलेंस कोर बनाई जो युद्ध में घायल सैनिकों को ढोता था। यहाँ पे लखनऊ समझौता होता है 1916 में, जिसको हम लखनऊ पैक्ट कहते हैं। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, इसके 2 अध्यक्ष बने, वो अंबिका चरण मजूमदार बने, जो कि 2 दृष्टि से महत्वपूर्ण था। कांग्रेस से निरस्तित गरमपंथियों को कांग्रेस में पूर्ण प्रवेश और कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक लखनऊ समझौता। लीग के लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी और ये लखनऊ समझौता, जिसको हम लखनऊ पैक्ट कहते हैं, एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछा जाता है, डेट वाइज याद रखिएगा, 1916 में। अब यहाँ पे होम रूल लीग आंदोलन आता है। एनी बेसेंट और तिलक ने मिलकर होम रूल लीग आंदोलन शुरू किया। तिलक द्वारा 28 अप्रैल 1916 को पूना में होम रूल लीग की स्थापना की गई। जोसेफ इसके अध्यक्ष एवं एनी केलार इसके सचिव थे। तिलक की होम रूल लीग का कार्यक्रम कर्नाटक, महाराष्ट्र, बंबई को छोड़कर मध्य प्रांत बराबर था और तिलक ने मराठा यानी अंग्रेजी भाषा में और केसरी मराठी भाषा में नामक 2 पत्रों से लीग के कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार किया। उसके बाद एनी बेसेंट ने अपनी लीग की स्थापना सितंबर 1916 में की और शेष भारत एनी के कार्य क्षेत्र में था। एनी बेसेंट ने जॉर्ज अरुणडेल को होम रूल लीग की संगठन का सचिव बनाया और यहाँ पे मद्रास में लीग का मुख्यालय स्थापित किया और यहाँ पे मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू एवं तेज बहादुर भी यहाँ पे एनी बेसेंट की लीग से जुड़े थे। एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया एवं यहाँ पे कामनहील पत्रिका का प्रकाशन किया और लीग की स्वार्थिक शाखाएं मद्रास में थी। गोखले की सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के सदस्यों को लीग में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। और इसके बाद वैलेंटाइन सिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन एंड टेस्ट में तिलक को भारतीय यहाँ पे जनक कहा गया, जिसके लिए तिलक ने उन पर मानहानि का यहाँ पे मॉन्टेग्यू घोषणा होता है 20 अगस्त 1917 को, इसको देख लीजिएगा आप लोग। अब आता है गदर पार्टी 1913। सोहन सिंह भाखना ने हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना की। इस संस्था ने गदर नाम एक अखबार निकाला जिससे इसका नाम भी गदर पार्टी
पड़ गया। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल ने की थी। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को यानी अमेरिका में था। गदर आंदोलन ने सैन फ्रांसिस्को में युगनात्रा आश्रम की स्थापना की थी। राजा महेंद्र प्रताप ने जर्मनी के सहयोग से काबुल में 1915 में अंतरिम भारत सरकार की स्थापना। तो यहाँ तक हमने जो भी देखा ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पहला चरण और द्वितीय चरण था। अब यहाँ से स्टार्ट होता है भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का तृतीय चरण, जो 1919 से 1947 तक चलता है, जिसको हम गांधीवादी चरण कहते हैं। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात प्रांत के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। इनका जो वास्तविक नाम था ये मोहनदास था और इनके पिता का नाम करमचंद्र गांधी तथा माता का नाम पुतलीबाई था। 13 वर्ष की आयु में इनका विवाह कस्तूरबा बाई के साथ हुआ था और 1888 ईस्वी में कानून की शिक्षा प्राप्त करने के लिए ये इंग्लैंड गए। 1891 में इन्हें बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त हुई और इसी वर्ष ये भारत आ गए। इसके बाद इन्होंने राजकोट में वकालत प्रारंभ की। 1893 में एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला के मुकदमे के पैरवी के लिए दक्षिण अफ्रीका गए। जब वे डरबन से पेट्रोरिया रेलवे कोच के प्रथम श्रेणी के डिब्बे में यात्रा कर रहे थे तो एक अंग्रेज नामक स्टेशन पर एक अंग्रेज ने उन्हें जबरदस्ती प्रथम श्रेणी के डिब्बे से उतार दिया। इस घटना ने इन्हें नस्ल और रंग पक्षपात के बारे में सोचने के लिए प्रेरित किया। इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। फिर 1903 में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से इंडियन ओपिनियन नामक पत्र प्रारंभ किया। फिर 1904 में डरबन से 84 मील दूर फिनिक्स में आश्रम की स्थापना की। फिर 1906 में गांधी जी पहली बार दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह दर्शन का विकास किया। परवाना कानून के विरोध में इन्होंने सत्याग्रह आंदोलन किया। फिर 1908 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में ही पहली बार जेल गए और 1909 में इंग्लैंड से द अफ्रीका आते समय जल जहार में ही इन्हें हिंद स्वराज नामक पुस्तक गुजराती भाषा में लिखी। यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है कि 1908 में पहली बार गांधी जी कहाँ और कब जेल गए, तो ये दक्षिण अफ्रीका में पहली बार जेल गए थे 1908 में। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। इस दिन को भारत में प्रतिवर्ष प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। भारत वापस आने के क्रम में इन्होंने भारत की पृष्ठभूमि और राजनीतिक स्थिति को समझने का प्रयास किया और इस क्रम में वे गोपाल कृष्ण गोखले जी से काफी प्रभावित हुए और उन्हें अपना गुरु मान लिया था। ये प्रश्न पूछा जाता है हर एग्जाम में कि बताइए गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। गांधी जी अब दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए तो सबसे पहले उन्होंने गुजरात के अहमदाबाद में कोचरंब आश्रम स्थापित किया। हालांकि 2 साल बाद आश्रम प्लेग के चपेट में आ गया और गांधी जी को अपने आश्रम को इस बार साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरण करना। जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे तब उस समय दुनिया में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। उस समय गांधी जी ने अंग्रेजों को विश्व युद्ध में सहायता करने की नीति को बढ़ावा दिया था ताकि अंग्रेज भी भारतीयों की स्थिति और मांगों के ऊपर नरम व्यवहार करे। इस क्रम में गांधी जी ने भारतीयों को विश्व युद्ध में अंग्रेजों की मदद के लिए अंग्रेजी सेना में भर्ती होने का प्रोत्साहन दिया था। इसको देखते हुए भारतीयों ने उस समय गांधी जी को भर्ती करने वाला सार्जेंट के नाम से संबोधित किया था। अंग्रेजों ने गांधी जी को इसके बदले में 1915 में केसर हिंद की उपाधि दी। सबसे पहले गांधी जी के द्वारा जो आंदोलन चलाया गया भारत देश में वो चंपारण आंदोलन था 1917 में। 1917 में चंपारण बिहार के एक स्थानीय नेता जिनका नाम राजकुमार शुक्ल था, वे गांधी जी से मिले और चंपारण बिहार की स्थिति के बारे में बताया और वहाँ की 3 कठिया प्रणाली के बारे में गांधी जी को जानकारी दी और गांधी जी से चंपारण चलने को कहा। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में अंग्रेज बागान मालिकों ने किसान से यह करार
करा लिया था कि वे अपनी भूमि के 20 में 3 में हिस्सों पर नील की खेती अवश्य करेंगे और इसी को 3 कठिया प्रणाली कहा जाता है। ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि गांधी जी को किसके कहने पे, मतलब राजकुमार शुक्ल के कहने पे गांधी जी को बुलाया गया था चंपारण, और राजकुमार शुक्ल अपना परेशानी बताए थे गांधी जी को। अब यहाँ पे इस चंपारण सत्याग्रह का परिणाम यह निकल कर आया कि इस 3 कठिया प्रणाली को समाप्त कर दिया गया और इसके साथ साथ करों को भी 25% तक कम कर दिया गया था। यह गांधी जी के प्रमुख आंदोलन में से एक था। यह चंपारण सत्याग्रह गांधी जी की भारत में प्रथम विजय साबित हुई थी और भविष्य में गांधी जी को भारत के एक बड़े नेता के रूप में होने के द्वार भी खुल गए थे। इस सत्याग्रह के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी गई और उसके बाद से उन्हें महात्मा गांधी के नाम से बुलाया जाने लग गया था। और यहाँ पे जब रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी तो गांधी जी ने भी रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरु की उपाधि दी, इसलिए इसको गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर। अब यहाँ पे अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ 1918 में। चंपारण सत्याग्रह के बाद 1918 में गांधी जी अहमदाबाद के कपड़ा मिल मजदूर से मिले और उनकी समस्या को समझा। यहाँ का विवाद प्लेग एक बोनस को लेकर था। जब प्लेग की समाप्ति हुई तो मिल मालिक बोनस को समाप्त करना चाहते थे। मजदूरों ने इसका विरोध किया तथा गांधी जी ने मजदूरों को हड़ताल पर जाने को कहा। चंपारण सत्याग्रह के बाद 1918 में गांधी जी अहमदाबाद के कपड़ा मिल मजदूरों से मिले और उनकी समस्याओं को समझा। यहाँ का विवाद प्लेग एक बोनस को लेकर था। जब प्लेग की समाप्ति हुई तो मिल मालिक बोनस को समाप्त करना चाहते थे। मजदूरों ने इसका विरोध किया तथा गांधी जी ने मजदूरों को हड़ताल पर जाने को कहा और यह घोषणा की उन्हें 35% बोनस मिलना चाहिए, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के कारण महंगाई काफी बढ़ चुकी थी। गांधी जी अनशन पर बैठ गए। तब मिल मालिकों ने यह मामला यहाँ पे न्यायालयाधिकरण को सौंपने का फैसला किया। न्यायाधिकरण ने 35% बोनस देने का फैसला सुनाया और गांधी जी का यह सत्याग्रह फिर खेड़ा सत्याग्रह होता है 1918 में। इसके बाद उसी वर्ष 1918 में ही गांधी जी खेड़ा गुजरात में हो रहे किसानों के साथ अत्याचार के विरोध अंग्रेजों के यहाँ पर किसानों की फसलें नष्ट हो जाने के बाद भी उनसे करों की वसूली की जा रही थी। गांधी जी ने किसानों को लगान ना देने के लिए कहा। इस मामले की जांच के बाद यह निष्कर्ष निकला कि लगान माफ कर देना चाहिए। गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका में किए गए उनके कार्य को लेकर वे भारत में भी काफी चर्चित थे और इन आंदोलनों में भी सफलता पाते हुए वो भारत में बड़े नेता के रूप में देखे जाने यहाँ पे रॉलेट एक्ट होता है 1919 में। जब 1918 में विश्व युद्ध समाप्त हो गया था तो उसके बाद ही 1919 में अंग्रेजों द्वारा रॉलेट एक्ट को भारत में लाया गया था, परंतु उस एक्ट में भारतीयों के लिए कोई अच्छी बात नहीं थी जैसे गांधी जी और भारत के लोग सोच रहे थे, क्योंकि जैसे हमने ऊपर चर्चा की थी गांधी जी भारतीयों को विश्व युद्ध में अंग्रेजों की मदद के लिए अंग्रेजी सेना में भर्ती होने का प्रोत्साहन दे रहे थे ताकि विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज भारत के लिए कुछ अच्छे कदम उठाएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। रॉलेट एक्ट के अंदर इसको कहा गया बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून इसे कहा गया। जलियांवाला हत्याकांड होता है। पंजाब के दो लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के बाद जनता का आक्रोश तेज हो गया। कई जगह हिंसाएं हुई और अमृतसर शहर में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को शाम 5 बजे जलियांवाला बाग में विशाल सभा में रॉलेट एक्ट, डॉक्टर सत्यपाल आदि के बारे में भाषण चल रहा था। तभी सैन्य अधिकारी ब्रिगेडियर जनरल रोनाल्ड डॉयर ने फौज द्वारा भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया था। इस घटनाकांड में लगभग 1500 लोग मारे गए। वैसे सरकारी आंकड़े के अनुसार मारे गए लोगों की संख्या 379 और घायलों की संख्या 1200 बताई गई थी, लेकिन इसमें 1500 लोग मारे गए थे। बहुत बेरहमी से जलियांवाला बाग हत्याकांड में बेकसूर लोगों को मार दिया गया।
जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब प्रांत का लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर था, जिसकी हत्या 1940 ईस्वी में उधम सिंह जी ने लंदन में कर दी। जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 तक था और ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु हंटर कमेटी 1919 ईस्वी अध्यक्ष जीसी हंटर की स्थापना की। इसके बाद खिलाफत आंदोलन होता है, ये 1919 से 1922 तक चलता है। उस समय तुर्की के खलीफा को सारे विश्व के मुसलमानों का धार्मिक गुरु माना जाता था और उनके ऊपर अंग्रेजों द्वारा बुरा व्यवहार किया जा रहा था और अंग्रेजों के उनके साथ इस पूरे बुरे व्यवहार को लेकर भारत में मुसलमानों ने अंग्रेजों के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन को शुरू कर दिया था। गांधी जी ने भी इस आंदोलन में सहयोग किया था क्योंकि वे मुसलमानों को भी भारत के अंग्रेजों के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन में जोड़ना चाहते थे। प्रारंभ में इस आंदोलन नेतृत्व अली बंधुओं जैसे शौकत अली और मोहम्मद अली द्वारा किया जा रहा था, परंतु बाद में इस खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी को दे दिया गया। सहयोग आंदोलन 1920 में होता है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया जाता है। इन सब घटनाओं को देखते हुए गांधी जी द्वारा अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत करी गई थी और यह गांधी जी का भारत में प्रथम सबसे बड़ा आंदोलन में से एक था। यह आंदोलन अहिंसक होना था, जिसमें भारतीयों को अपने खिताबों का त्याग करना था, सरकारी शिक्षक संस्थान, सरकारी सेवा, विदेशी सम्मान और चुनावों का बहिष्कार करना था और अतः करों का भुगतान करने से इनकार करना था। गांधी जी ने भी अपनी केसर हिंद की उपाधि त्याग कर दी थी। अब यहाँ पे इसी समय चौरी चौरा कांड हो जाता है 5 फरवरी 1922 को। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में चौरी चौरा में किसानों के एक जुलूस पर पुलिस वाले द्वारा गोली चलाने पर भीड़ ने थाने को जला दिया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इस घटना के बाद गांधी जी ने इस असहयोग आंदोलन को हिंसात्मक होते हुए देख इसको समाप्त करने का निर्णय लिया, परंतु इस असहयोग आंदोलन को समाप्त करने के फैसले की आलोचना बहुत भारतीय नेताओं ने की थी। जैसे सुभाष चंद्र बोस द्वारा इस फैसले को राष्ट्रीय संकट कहा गया था। इसके साथ कई नेता जैसे चित्तरंजन दास, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू आदि ने इस असहयोग आंदोलन को समाप्त करने के फैसले की आलोचना की थी, परंतु गांधी जी भी अपने इस फैसले पर डटे रहे थे और बाद में सबने इस फैसले को स्वीकार कर लिया था। स्वराज पार्टी 1923 में स्वराज पार्टी का स्थापना होता है। इसके बाद कुछ नेता थे जो गांधी जी के विचारों से सहमत नहीं रहा करते थे, जैसे और ऐसे में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जो गांधी जी के विचारों के साथ सहमत नहीं रहा करते थे, उन्होंने एक नई कमेटी की स्थापना करने का निर्णय लिया। इस क्रम में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में मार्च 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी थी। यह किसके द्वारा किया गया था? तो यह आप लोगों का चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। 1923 ईस्वी में किया गया था स्वराज पार्टी। इसी समय भारत साइमन कमीशन आता है, जिसको 1928 में आया साइमन कमीशन। साइमन कमीशन 1928 में संवैधानिक सुधार का अध्ययन करने के लिए भारत आया था। भारतीय संवैधानिक सुधारों को देखने के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई। साइमन कमीशन का नेतृत्व सर जॉन साइमन ने किया था, जिसमें 7 अंग्रेज सदस्य थे। चूंकि इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, तो भारतीयों ने इसे अपमान के रूप में देखा, क्योंकि इन्हें लगा कि कुछ अंग्रेज हमारे भाग का निर्धारण नहीं कर सकते, इसलिए इस आयोग का बहिष्कार किया गया। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को विलायत से मुंबई पहुंचा। यहाँ इसका स्वागत देशव्यापी हड़ताल से हुआ और जब कमीशन दिल्ली पहुंचा तो वहां काले झंडे और साइमन कमीशन वापस जाओ यानी साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक के नारे के साथ विरोध किया गया। साइमन कमीशन जब लाहौर पहुंचा तो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में इसके खिलाफ प्रदर्शन किया गया, पर पुलिस के लाठीचार्ज के कारण ही कुछ दिनों के बाद लाला जी की मृत्यु हो गई। ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि लाला लाजपत राय की मृत्यु किस वर्ष हुई थी और किस वजह से हुई थी। तो पुलिस के लाठीचार्ज करने से
गोबैक के दौरान हुई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है जो कि 1930 से 1934 तक चलता है। यह आंदोलन गांधी जी का असहयोग आंदोलन के बाद भारत में दूसरा बड़ा आंदोलन साबित हुआ था। यह आंदोलन 1930 से लेकर 1934 तक चला था, परंतु कुछ कारणों की वजह से इस आंदोलन के समय काल के बीच में एक समय ऐसा था जिसमें यह आंदोलन नहीं चला था। इसका तात्पर्य यह है कि 1930 से लेकर 1934 तक यह आंदोलन दो चरणों में चला था। पहला चरण 1930 से लेकर 1931 तक चला था और दूसरा चरण 1932 से 1934 तक चला था। सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन भारतीय लोगों की मांगों को स्वीकार करने के लिए ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाने हेतु असहयोग आंदोलन का एक रूप था। दांडी मार्च किया जाता है जो कि 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चलाया जाता है। 1930 में गांधी जी ने उस समय के भारत में वायसराय लॉर्ड इरविन के समक्ष 11 सूत्री मांगे रखी थी और इन 11 सूत्री मांगों में भारतीयों को कैद से छोड़ने, सेना का खर्च कम करने आदि मांगे थी। लॉर्ड इरविन के द्वारा गांधी जी की इन 11 सूत्री मांगों के ऊपर कोई कदम नहीं उठाए गए थे, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने इसके विरोध में आंदोलन करने का निर्णय लिया और दांडी मार्च करने की घोषणा कर दी। दांडी मार्च को गांधी जी द्वारा नमक कर के विरोध में चलाया गया था और इसके साथ साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने के लिए भी इस दांडी मार्च को चलाया गया था। और यहाँ पे फिर गांधी इरविन समझौता भी होता है, उसको भी देखेंगे। फिर यह दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था और 6 अप्रैल 1930 तक चला था और यह दांडी मार्च गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम से लेकर दांडी गुजरात तक चलाया गया था। इसमें गांधी जी के साथ भारत के अलग अलग क्षेत्रों से कुल 78 सहयोगियों ने भाग लिया था और इसकी दूरी 241 मील की थी। तो गांधी जी के साथ सिर्फ यहाँ पे 78 सहयोगी ही दांडी मार्च के लिए निकले थे, परंतु दांडी पहुंचते पहुंचते बहुत सारे लोग इस दांडी मार्च में जुटते चले गए और यह संख्या लाखों में पहुंच गई थी। दांडी पहुंचकर गांधी जी द्वारा वहां नमक उठाकर इस नमक करके कानून का विरोध किया गया और यह दांडी मार्च बहुत ज्यादा प्रभावशाली रहा था, जिसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने इसकी तुलना मुसोलिनी और नेपोलियन की यात्रा से भी। अब यहाँ पे गोलमेज सम्मेलन होता है 1930 से 1932 तक। 1930 से लेकर 1932 तक अंग्रेजों द्वारा कुछ सम्मेलन का आयोजन ब्रिटेन में करवाया गया ताकि भारत के विभिन्न दल उन सम्मेलनों में अपनी बातें उनके समक्ष रख सके और इन्हीं गोलमेज सम्मेलन के नाम से जाना जाता था। इस क्रम में 1930 से 1932 तक अंग्रेजों द्वारा 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन ब्रिटेन में करवाया गया, जिसमें प्रतिवर्ष एक गोलमेज सम्मेलन हुआ करता था। गांधी जी ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद गांधी इरविन समझौता होता है 1931 में। इस सविनय अवज्ञा आंदोलन से लॉर्ड इरविन को बहुत परेशानी हुई, जिसकी वजह से उन्होंने गांधी जी के साथ एक समझौता किया था। यह गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है और यह समझौता 5 मार्च 1931 में हुआ था। फिर पूना पैक्ट होता है, पूना समझौता होता है 1932 में। यह पूना पैक्ट गांधी जी और भीमराव अंबेडकर जी के बीच पूना क्षेत्र की यरवादा सेंट्रल जेल में हुआ था। ठीक है, यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, पूना पैक्ट में यह था कि हम इसके बारे में बाद में विस्तार से बात करेंगे। अब यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन होता है 1942 में। 1939 में दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई थी और अंग्रेजों की ओर से पूरी कोशिश की जा रही थी कि भारतीयों को पहले की तरह ही इस बार भी अंग्रेज सेना में ज्यादा से ज्यादा भर्ती किया जाए और दूसरी विश्व युद्ध की लड़ाई के लिए भेजा जाए। बहुत सारे प्रतिमंडल भी भारत आए जो भारतीयों को, अंग्रेजों को विश्व युद्ध में मदद करने का प्रोत्साहन दे रहे थे, परंतु जैसा धोखा अंग्रेजों ने प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारतीयों के साथ किया था, वैसा धोखा वे इस बार
भी कर सकते थे और यह बात भारतीयोों को इस बार समझ आ चुकी थी और इस बार भारतीय लोग पूरी तरह से अंग्रेज की इस दूसरे विश्व युद्ध में कोई मदद नहीं करना चाहते। इस क्रम में ब्रिटेन से क्रिप्स मिशन भी भारत आए और वे भारत में अपने कार्यों को लेकर पूर्णतः असफल रहे, क्योंकि अब भारतीयों को अपने हितों का ज्ञान अच्छे से हो गया था और इस क्रिप्स मिशन के संबंध में गांधी जी द्वारा यह कहा गया था कि यह पोस्ट डेट चेक है, यह आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक डूबने वाला है। इस क्रिप्स मिशन के भारत में असफल हो जाने के बाद तब गांधी जी ने भारत में एक ऐसे आंदोलन को शुरुआत किया जो भारत की अंतिम और सबसे बड़ी स्वतंत्रता के लड़ाई में से एक बना और यह आंदोलन गांधी जी द्वारा 1942 में शुरू किया गया। अंग्रेजों के विरोध में भारत छोड़ो आंदोलन। इस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी संबोधित किया जाता है। इसके बाद अंग्रेजों द्वारा ऑपरेशन जीरो ओवर चलाया गया, जिसके तहत गांधी जी सहित लगभग 6 बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। गांधी जी को अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस में कैद करा गया था और अंग्रेजों की ओर से पूरा कोशिश इस आंदोलन को दबाने की हो रही थी, परंतु इस आंदोलन के दूसरे पंथी के नेताओं ने अलग अलग क्षेत्रों से यह आंदोलन जारी रखा। इसके साथ साथ लोगों ने भी इस आंदोलन में खूब सहयोग किया था और यह आंदोलन भारत के अंतिम सबसे बड़ी स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में से आखिर वो दिन आ ही जाता है 1947। 22 मार्च 1947 को ब्रिटिश भारत का 34वां एवं अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन भारत आया और लगभग 2 महीने की वार्ता के पश्चात लॉर्ड माउंटबेटन इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि भारत का विभाजन अनिवार्य है और लॉर्ड माउंटबेटन की योजना के अनुसार भारत और पाकिस्तान 2 अलग देश बना दिए गए। आज ये जो दूसरा मुल्क पाकिस्तान बन गया है, ये आप लोगों का विभाजन कर दिया गया, नहीं तो अभी भारत में ही रहता। 2 तरफ से पश्चिम इसको पाकिस्तान को विभाजन किया गया, पहला पश्चिमी पाकिस्तान, दूसरा पूर्वी पाकिस्तान। यहाँ पे बांग्लादेश आगे चल के बांग्लादेश का यहाँ पे पाकिस्तान को भी विभाजन कर दिया जाता है, फिर दूसरा प्रांत बन जाता है बांग्लादेश। भारत और पाक का जो विभाजन हुआ था वो 30 जनवरी 1948 को बिड़ला हाउस में शाम की प्रार्थना के दौरान नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी को गोली मारकर हत्या कर दी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया 1885 से लेकर 1947 तक जितने भी घटना घटा, जितना भी समझौता हुआ, हर एक चीज को मैंने आप लोगों को बता दिया है डिटेल से। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा तमाम दोस्तों के पास। अगर डिटेल से और आप लोगों को ये पूरा डिटेल से वीडियो था, अगर आप लोगों को शॉर्ट वाइज पढ़ना है तो प्लेलिस्ट है, जाके वहां पे देख सकते हैं। फिर मिलता है कोई अगले अपडेट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि इससे रिलेटेड कोई भी जरूरी इंफॉर्मेशन हो तो सबसे पहले आपको मिले।